Alaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and this lecture is based on pair of words which have been taken from CSS past papers. जैसे कि पहले हमने 1976 तक के पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे, अब यहाँ पे हम 1977 और 1978 के करेंगे. सबसे पहले 1977 के, और इसमें जो पहला वर्ड है वो है ऑल्टर विद एन ए, और जिसके साथ दूसरा होगा वो ई के साथ होगा. तो ऑल्टर का क्या मतलब होता है? ऑल्टर, अगर मैं आम वर्ड्स में आपको बताऊं तो जो कुर्बान गाह होती है उसको ऑल्टर कहते हैं, लेकिन ये उस तरह से नहीं है जैसे कि स्लॉटर हाउस होता है, बल्कि ये वो है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप ऑफ टेबल यूज्ड इन सेरेमनीज इन अ क्रिश्चियन चर्च और इनटू अदर रिलीजियस बिल्डिंग्स, जो कि स्पेशली रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए जो जगह यूज़ होती है सेक्रीफाइस करने के लिए, ये वो वाला ऑल्टर है. और इसका सेंटेंस देखें, देयर वर सो मैनी ऑल्टर्स अक्रॉस यूरोप ड्यूरिंग वाइकिंग एरा, कि मतलब उस टाइम में बहुत ज़्यादा ऑल्टर्स थे क्योंकि उस टाइम पे उनका रिलीजन जो था वो बहुत से डिफरेंट एरियाज़ में स्प्रेड किया हुआ था. नेक्स्ट इसके साथ ऑल्टर है विद एन ई, और इसका क्या मतलब होता है? चेंज करना. ऑल्टरनेट या ऑल्ट्रेशन, इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना, बदलना. और इसमें इसका मीनिंग देखिए, जैसे लिखा हुआ है टू चेंज समथिंग, और सेंटेंस देखें, दे ऑलवेज ऑल्टर देयर प्लान्स ऑफ आउटिंग, कि वो हमेशा उसको चेंज कर देते हैं, हमेशा उसको बदल देते हैं. नेक्स्ट पेयर में जो पहला हमारे पास वर्ड है वो है अपोजिट, और इसके साथ जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा ऑपोजिट विद एन ओ. ये है ए के साथ और वो ओ के साथ होगा. और इसका मीनिंग लिखा हुआ है सूटेबल एंड राइट फॉर द ओकेजन, यानी कि आप कोई भी ऐसा काम करें जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी स्पेसिफिक ओकेजन में बिल्कुल उसके हिसाब से जा रहा हो, सूट कर रहा हो उसको कहेंगे अपोजिट. सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज़ नॉट अपोजिट फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, कि अब मैंने इसको कैसे यूज़ किया गया, मैंने इसको रिस्पॉन्स के साथ यूज़ कर लिया. आप इसको किसी और चीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से आप रिस्पॉन्स के साथ करें. किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और बैकग्राउंड में भी इसको लिख सकते हैं. ऑपोजिट जिसका मतलब होता है बिल्कुल मुख्तलिफ होना, जैसे एंटोनिम्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं मीनिंग में, यूज़ में. इसी तरह ये ऑपोजिट किसी भी सेंस में ऑपोजिट हो सकता है, कम्प्लीटली डिफरेंट जिसको कहते हैं. दे हैव ब्रॉट अप इन द सेम हाउस बट देयर पर्सनालिटीज़ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते जुलते. और ऑपोजिट तो हम नॉर्मली यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सो आई गेस इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट पेयर में जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है बियर, और इसके साथ होगा दूसरा बेयर, BEARE. मीनिंग देखें, बियर का क्या है? बर्दाश्त करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं टू एक्सेप्ट, टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसको बर्दाश्त करना आसान ना हो, जिसको हैंडल करना, जिसको फेस करना ईजी ना हो, लेकिन समहाउ आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो, तो वो होता है बियर. It is not easy for him to bear the responsibility of two teenagers, कि उसके लिए आसान नहीं है किसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्दाश्त करना. बेयर जैसे मैंने बताया. नेक्स्ट वन है बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस जिसकी एक्सपोज हो रही हो और उसके ऊपर कोई कवर ना हो. कवरिंग होनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए लेकिन वो उसके बगैर हो. विदाउट एनी क्लोथ्स और कवर बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ की बगैर, कोई भी अपर कवरिंग के बगैर. When she walked barefoot on freezing night, it proved she is unstable. यानी कि barefoot means कि पाँव में कुछ कोई भी जूता, कोई भी सॉक्स, कोई भी ऐसी चीज़ें पहने बगैर चलना, तो उसको कहेंगे barefoot. ये 1976 वालों में ऑलरेडी है, आप इसको वहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं और इसके जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे उस वीडियो में. तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि ये रेपिटेशन है फ्रॉम 1976. नेक्स्ट देखें कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है हैविंग कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका जो हौसला है, आपकी जो हिम्मत है किसी काम को करने के लिए, वो जब बहुत ज़्यादा हो या सफिशेंट हो कि आप इसको कर सकते हैं, इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट.
Your intelligence needs a little touch of confidence. It means that you are already intelligent, you have skills, you have everything, but you need confidence as well. नेक्स्ट वन देखिए, इसके साथ है कॉन्फिडेंट, इसमें ए आता है। और कॉन्फिडेंट किसको कहते हैं? कोई ऐसा बंदा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें और उसको आप अपने सीक्रेट्स बता सकें। कोई ऐसी बात जो आप हर किसी को नहीं बता सकते लेकिन आप किसी एक स्पेसिफिक बंदे को बताते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंट होता है। अ पर्सन यू ट्रस्ट एंड शेयर योर फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स विद, दैट पर्सन इज नोन एज अ कॉन्फिडेंट। ही वॉज माई ओनली कॉन्फिडेंट इन दिस वर्ल्ड येट ही बिट्रेड मी, कि वो मेरा राजदार था बट स्टिल उसने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट वन इज डिजीज, और इसके साथ दूसरा जो होगा वर्ड वो होगा डिसीज। डिजीज़ हमें पता है बीमारी को कहते हैं। वो इलनेस किसी भी किस्म की हो सकती है और किसी में भी हो सकती है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में। पीपल गेट पैनिक्ड व्हेन दे कम टू नो अबाउट न्यू डिजीजेस। जैसे अभी कोविड में, व्हेन एवर यू कम अक्रॉस विद समथिंग न्यू इलनेस, सम न्यू डिजीज, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट fearful, scared, वो उसको फिर पैनिक्ड कहेंगे। नेक्स्ट वन इज डिसीज, अ पर्सनस डेथ, मतलब कोई ऐसा बंदा जो मर गया हो या किसी की वफात हो गई हो तो हम उसे कहते हैं इट्स अ डिसीज्ड पर्सन। द डिसीज्ड वॉज रियली क्लोज टू मी सो इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज। डिसीज्ड का क्या मतलब हुआ? ईडी लगाने का मतलब ये है कि मैं किसी ह्यूमन बीइंग, किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड, किसी की तरफ भी इशारा कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ईडी लगाया है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ गेट, और इसके साथ जो है वो दूसरा भी गेट है लेकिन वो GAIT है। तो गेट किसको कहते हैं? जो मेन दरवाज़ा होता है किसी भी घर का, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है उसकी, मतलब दरवाजे तो कमरों के भी होते हैं लेकिन उनको हम गेट नहीं कहते, उनको हम डोर कहते हैं। गेट उसको कहते हैं जो मेन आपका होता है किसी बिल्डिंग का, किसी घर का, स्कूल, कॉलेज, किसी भी जगह का। अ पार्ट ऑफ अ फेंस और आउटसाइड वॉल दैट इज़ फिक्स्ड एट वंस। वो फिक्स होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। एंड ओपन एंड क्लोजेज लाइक अ डोर, तो आप इसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। द स्टोन वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट अनहिंज द गेट टू, मतलब अब जो गेट्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें उखाड़ना आसान काम नहीं है। तो अनहिंज का क्या मतलब होता है? कि उखाड़ देना या उसको डिस्टर्ब कर देना। नेक्स्ट देखें गेट, GAIT, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, एक जिसको चाल कहते हैं हम, जो हमारे चलने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ही हैज़ अ पेक्यूलियर गेट यू कैन ईजिली रिकग्नाइज हिम, कि उसकी बहुत एक स्पेसिफिक किस्म की चाल है, वो आप उसको कहीं भी देख के ईजिली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जुडिशियल, इन्वॉल्विंग अ कोर्ट और लॉ, जैसे हम कहते हैं जुडिशियल कमेटी, जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल हियरिंग। द मैटर कैन ओनली बी सॉल्व बाय जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट, के लॉ, कोर्ट, इनकी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ये मसला हल होगा। और इसके साथ है जुडिशियस, हैविंग और शोइंग रीजन एंड गुड जजमेंट इन मेकिंग डिसीजन। अब देखिए है ये भी उसी तरह से जैसे कोर्ट में डिसीजंस होते हैं और वहाँ पे लॉ मेकिंग होती है, इसी तरह से है ये भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, लेकिन ये कोर्ट से रिलेटेड नहीं है। योर जुडिशियस नेचर मेक्स यू पॉपुलर एंड वेल नोन, तो किसी की नेचर हो सकती है जुडिशियस, किसी की हैबिट हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, तो आप इसमें से किसी भी सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योक, और इसके साथ होगा YOLK वाला योक। योक मीन्स ऑपरेशन और बॉन्डेज, यानी कि किसी को दबा के रखना, रोक के रखना, कोई उनके बेसिक राइट से भी, बेसिक नीड्स पूरी करने से भी, यानी कि उनको उनके कोई भी स्पेसिफिक राइट्स ना देना, दैट इज़ ऑपरेशन। इन ऑल टाइम्स पीपल सफ़र प्लेंटी फ्रॉम योक ऑफ डिक्टेटर्स, यानी कि डिक्टेटर्स वो जो अपना हुक्म चलाते हैं और वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती और वो किसी को राइट्स नहीं देते। सो इट वाज कॉमन इन ऑल टाइम्स, तो उसको मैंने इस सेंस में यहाँ ऑपरेशन के सेंस में यूज़ किया। योक जो कि एग के अंदर होती है, द येलो मिडल पार्ट ऑफ एन एग। ईटिंग टू मच योक इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो योक तो ये आम सा वर्ड है, तो आप इसको इसी तरह से सिंपल से सेंटेंस में यूज़ कर लें।
1978 में सबसे पहला है अफेक्शन, और इसके साथ होगा ई से जो अफेक्शन स्टार्ट होता है। अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर अ पर्सन और प्लेस, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है या आप उसके फ़ैन हैं या आप उसके बारे में अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, उसको अफेक्शन कहेंगे। इट इज़ योर अफेक्शन विच टर्न हिम इन टू अ बेटर पर्सन, यानी कि ये पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव नेचर है, किसी की पॉजिटिव लाइकिंग है किसी के बारे में, तो हमने उसको उस सेंस में यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इसके साथ है अफेक्टेशन। ई वाला अफेक्शन नहीं है, अफेक्टेशन है इसके साथ, और इसका मीनिंग है बिहेवियर और स्पीच दैट इज़ नॉट सिंसियर, मतलब देखने में लग रहा हो कि सिंसियर है लेकिन असल में वो सिंसियर ना हो। दिस एक्ट ऑफ अफेक्टेशन विल बी ओवर वन डे एंड एवरीवन विल सी योर ट्रू फेस, यानी कि ये नेगेटिव में, अब अफेक्शन देखिए वो पॉजिटिव वे में यूज़ हो रहा है वर्ड, और अफेक्टेशन जो है वो उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है, उसका यूज़ भी नेगेटिव है और उसका मीनिंग भी नेगेटिव है। नेक्स्ट वन इज़ अर्बन। अर्बन जो हम कहते हैं जो शहर से रिलेटेड होता है, शहर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, जैसे अर्बन लाइफ होगी, अर्बन सिविलाइजेशन होगी, अर्बन ट्रेंड्स हो गए, वो सारा शहर से रिलेटेड होगा। रिलेटेड टू सिटी और टाउन, द अर्बन सिविलाइजेशन हैज़ चेंज फॉर मैनी ईयर्स नाउ, कि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते गए हैं एंड इट हैज़ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज़ अर्बेन, और इसकी आगे ई लगा हुआ है, और इससे क्या मतलब है, कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल एंड पोलाइट इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि जो कि जिसके लिए सोशलाइज करना, लोगों से मिलना जुलना वो मुश्किल काम ना हो, दैट्स ईजी फॉर देम, और दे आर कंफर्टेबल इन social situations. The urban atmosphere of conference made him express himself properly, कि वहाँ का atmosphere अच्छा था, positive था, so that person express his or herself properly. Next one is official, relating to a position of responsibility, जैसे किसी ऑफिशियल चीज़ें कैसी होती है, जैसे किसी जॉब से रिलेटेड होंगी या किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, और हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो कैजुअल हैं, आमतौर पे फ्रेंड्स या फैमिली से रिलेटेड है। इट इज़ मोर लाइक और मोर रिलेटेड टू अदर थिंग्स लाइक प्रोफेशन और गवर्नमेंट, इस तरह से। दिस इज़ एन ऑफिशियल बिजनेस टूर एंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फन। तो ये सिंपल सा वर्ड है और बहुत कॉमन है एक्चुअली। नेक्स्ट वन इज़ ऑफिशियस, इंटरफेयरिंग इन अदर्स मैटर्स और बीइंग बॉसी, यानी कि दूसरों के या तो मामलात में दखल देना या फिर उनके मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जैसे बॉस होते हैं वो आपके मैटर्स को कंट्रोल करते हैं, तो हु इज़ अ बॉसी पर्सन, कि वो एक्चुअली आपका बॉस नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू और योर मैटर्स। He is officious, that is why no one likes him. So it's a bad quality, it's a negative quality. तो इसीलिए मैंने उसको उसी तरह से यूज़ किया कि nobody likes him because he is an officious person. Next one is beside, और इसके साथ होगा besides with an s, at the side of और next to, जैसे आपके साथ कोई बैठा हुआ है आगे करके तो वो beside हो जाएगा। The girl is sitting beside you is my friend, तो ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। बिसाइड्स का देखिए इन एडिशन टू, कि जैसे हम ऐड करते हैं कोई चीज़ और हम बताते हैं कि इसके अलावा भी ये वाली बात है। दिस फर्नीचर इज़ आउट ऑफ फैशन बिसाइड्स इट नीड्स क्लीनिंग, कि ना सिर्फ वो पुराना है बल्कि उसको मूविंग ऑन। नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल, और कैजुअल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो, जैसे हमने ऑफिशियल देखा था तो वो फॉर्मल होता है बहुत ज़्यादा और प्रॉपर किसी अथॉरिटी से रिलेटेड होता है। कैजुअल ऐसा होता है जो कि फॉर्मल नहीं होता बल्कि इनफॉर्मल होता है, और वो फ्रेंड्स फैमिली मतलब ऐसे सर्कल में वो चीज़ें बुरी नहीं मानी जाती। थिंग्स विच आर नॉट फॉर्मल और नॉट सूटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन्स, जैसे कोई ख़ास ओकेजन होगा, कोई ऑफिशियल होगा तो वहाँ पे नहीं चल सकती, उन्हें कैजुअल कहते हैं। यू शुड नॉट लुक दिस कैजुअल फॉर अ वेडिंग पार्टी। अब वेडिंग पार्टीज ऑब्वियसली वो फॉर्मल ओकेजन होती हैं तो वहाँ पे आप इस तरह से नहीं जा सकते। नेक्स्ट वन इज कॉजुअल, एंड कॉजुअल मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इन विच वन कॉजेज द अदर, यानी कि जो एक चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की कॉज बन जाती है उसको हम कॉजुअल कहते हैं, बिकमिंग द कॉज ऑफ समथिंग। रिसर्च शोज दैट देयर इज अ कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम्स, के यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो फिर क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं, तो ये
एक चीज़ दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही है। पोर का मतलब होता है डालना, उंडेलना किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, स्पेशली लिक्विड्स या फ्लूइड्स होते हैं जो सॉलिड्स को हम पोर नहीं करते, गैसेस को हम पोर नहीं करते, लेकिन लिक्विड्स और फ्लूइड्स को हम पोर कर सकते हैं। टू मेक अ सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर स्पेशली into another container. Whenever you pour water from jug, it spills everywhere. So it's simple. नेक्स्ट चलते हैं पोर, जो हमारी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ऑलमोस्ट वेरी 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 स्मॉल। देयर एक्चुअली आप बहुत गौर से देखें तो आपको अपनी स्किन पे पोर्स नज़र आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते। और ये किस लिए होती हैं? इसलिए होती हैं कि ये आपका जो स्वेट हो गया, एक्स्ट्रा मटेरियल्स हो गए बॉडी में से, वो इसके थ्रू इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अ वेरी स्मॉल होल इन द स्किन ऑफ पीपल और अदर एनिमल्स और सिमिलर होल ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट्स और रॉक्स. You should do something for your open pores. They are catching a lot of dust. तो अगर वो open है तो obviously they are going to catch things from your environment. Next one is humiliation. Humiliation होता है किसी को बुरा फील करवाना, उसको शर्मिंदा करना. To make someone feel ashamed or lose their respect for themselves, कि वो अपने आप को ही खुद बुरा कंसिडर करना शुरू कर दे. Slavery in America was an act of complete humiliation. क्यों humiliation थी वो? Because वो human beings थे और उन्होंने उनको animals की तरह trap करके रखा हुआ था. So it was an act of humiliation. Humility, the quality of not being proud because you are conscious of your bad qualities. यानी कि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं लेकिन आप उस पर इतना कोई अच्छा खास फील नहीं करते क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हैं, आप हम्बल हैं बिकॉज ऑफ योर बैड क्वालिटीज़. नॉट एवरी वन पोजेसेस ह्यूमिलिटी, दैट इज़ वाई वी नेवर बिकम बेटर. कि ज़्यादातर लोगों में यही होता है कि दे फील प्राउड अगर वो एक भी अच्छा काम कर देते हैं. इस वजह से दिस क्वालिटी इज़ रेयर. नेक्स्ट वन इज़ रैक. इसका W साइलेंट होता है, इसको वैक या रैक नहीं पढ़ते, W साइलेंट है, इसको रैक पढ़ते हैं. रैक मीन्स टू डिस्ट्रॉय और बैडली डैमेज समथिंग, पूरी तरह से किसी चीज़ को तबाह कर देना. शिपरेक बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओशन टाइड्स. अक्सर होता है कि ओशन वगैरह में बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं या उनमें टाइड्स बहुत ऊंची होती हैं तो कश्तियाँ वगैरह तबाह हो जाती हैं. नेक्स्ट वन इज़ रीक. रीक का मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्मेल आना किसी के पास से और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बुरी स्मेल हो, उसको कहते हैं रीक. दैट यू रीक ऑफ समथिंग. वेयर हैव यू बिन? यू रीक ऑफ गार्बेज, यानी कि तुम्हारे पास से बहुत बुरी गार्बेज जैसी स्मेल आ रही है. नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल. टेम्पोरल मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टाइम से रिलेट करते हैं, हम टाइम के अंदर मेजर कर सकते हैं, टाइम के अंदर उसको रख सकते हैं, वो टेम्पोरल होता है. रिलेटिंग टू पर्टिकुलर मैटर्स और फिजिकल थिंग्स, समथिंग बेस्ड ऑन टाइम, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं और वो टाइम के साथ रिलेट करती हैं. आवर ग्रोइंग एज इज़ टेम्पोरल, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अवर इनर सेल्फ. यानी कि एक फिजिकल चेंज होता है कि हमारी एज बड़ी होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इंटरनली भी बड़े हो रहे हो. तो ये डिफरेंस है दोनों बातों का. नेक्स्ट वन इज़ टेम्प्रेरी, नॉट लास्टिंग और नीडेड फॉर लॉन्ग, मतलब जो बहुत थोड़े टाइम के लिए हो. आई एम ऑन टेम्प्रेरी लीव एंड आई विल बी बैक सून ऑन माई जॉब. तो यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ वर्ड जो है 1977 और 78 ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट में हम इससे आगे वाले डिस्कस करेंगे और होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इससे एडवांटेज मिला होगा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.